नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया इसके लिए कैंपेन चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। और इसी के साथ ही सावधानी अभी भी सबसे बड़ा बचाव है, तो इसे जरूर अपनाइए। और इसी के साथ आइए बुलेटिन में आज की सबसे बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन ओपन करने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार पर सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। सेंट्रल दिल्ली में नेताओं की गहमागहमी बढ़ गई है। अब से कुछ देर पहले पीएम के घर हुई बैठक में 30 से ज्यादा संभावित चेहरों की बैठक हुई है। ये जानकारी दे दें, मोदी मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होगा। और न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक नए मंत्रिमंडल में 130 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की गई है। शपथ ग्रहण के बाद केंद्रीय कैबिनेट में 12 मंत्री एससी समुदाय से होंगे, जबकि 8 मंत्री एसटी समुदाय से होंगे। वहीं 27 ओबीसी समुदाय से होंगे, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री होंगे। और यही नहीं, आज के शपथ ग्रहण के बाद अब मंत्रिमंडल में 11 महिलाएं हो जाएंगी, जबकि 5 अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री भी होंगे। और इस बीच कई मंत्रियों के इस्तीफे की खबर भी सामने आ रही है। वहीं कई मंत्रियों के प्रमोशन की भी खबरें हैं। तो गहमागहमी के बीच जो बड़ी जानकारियां वो ये कि एससी समुदाय से 12 मंत्री होंगे, एसटी समुदाय से 8 मंत्री होने की जानकारी। साथ ही कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से 27 मंत्रियों को जगह देने की जानकारी। ओबीसी समुदाय से रिकॉर्ड 5 कैबिनेट मंत्री होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्रियों के होने की जानकारी मिल रही है। और साथ ही साथ 29 मंत्री होंगे, समुदायों से होंगे जो अलग अलग दूसरे समुदायों से होंगे। पीएम मोदी की कैबिनेट में 11 महिलाओं को जगह दी गई है। 14 मंत्री 50 साल से कम की उम्र के होंगे। और सभी राज्य सरकारों में काम करने वाले, अनुभव रखने वाले लोगों को मौका दिया गया है। नई कैबिनेट में 5 पूर्व सीएम होने की भी जानकारी है। साथ ही साथ 29 मंत्री दूसरे समुदाय से होने वाले हैं। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतेंद्र, हमारे सहयोगी। संदीप बोल भी हमारे साथ जुड़ने की जानकारी मिल रही है। संदीप के बारे में जानकारी है कि पशुपति पारस के घर के बाहर से हैं। और साथ ही नीरज ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से बाहर लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, नीरज आप बताइए क्या आ रही है इस कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी खबर यही है तो कि ये सामान्य फेरबदल नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा फेरबदल है। क्योंकि अगर 40 के आसपास मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फेरबदल मोदी सरकार करने जा रही है। और दूसरी अहम बात की बार बार ये कयास लगाया जा रहा था कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में कब आएंगे। 1.25 साल का वक्त बीत चुका है। अब जबकि आज मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला, शाम को 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बनेंगे। उनके आवास के बाहर है प्रीति तमाम कार्यकर्ता सुरेश धाकड़ जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक और सहयोगी भी हैं। कैसे देखते हैं आप लोग? पार्टी छोड़ के आए भारतीय जनता पार्टी में, आप सरकार में मंत्री भी बने, अब मंत्री पद मिलने जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो जो आकांक्षाएं थी आप लोग की वो पूरी होने जा रही हैं। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारे नेता महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और आज 6 बजे शपथ हुई है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश से जो लोग आए हैं, हम उनके एक वफादार सफाई होने के नाते सारे मध्य प्रदेश के लोगों को भारी खुशी है। आज हमारे नेता महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कैबिनेट में जगह मिल रही है, बहुत ही खुशी का दिन है। देखिए प्रीति, पिछले 2 घंटे से सुरेश धाकड़ जी इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, अपने महाराज का, क्योंकि बहुत दिनों से उम्मीद थी। इन तमाम कार्यकर्ताओं को आप जो देख रही हैं, ये लोग मध्य प्रदेश से आज सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं। किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में गुलदस्ता है, कुछ लोग बड़ी तस्वीरें। हमारे साथ एक पूर्व मंत्री भी हैं जो कि मध्य प्रदेश से भी है, मध्य प्रदेश से ही है। आप ये बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस में जो स्थान मिलना चाहिए था वो सिंधिया जी को नहीं मिला, हालांकि वहाँ भी मनमोहन सरकार में मंत्री थे। तो कांग्रेस और बीजेपी का फर्क क्या होगा? मनमोहन सरकार और मोदी सरकार का फर्क क्या होगा सिंधिया जी का? हीरे की परत गौहरी जानता है। कांग्रेस के लिए कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी से लेकर कांग्रेस को बहुत ऊंचा, बहुत आगे बढ़ाया। और चंबल अंचल में
मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं सिंधिया जी की वजह से कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो सिंधिया जी के साथ जो व्यवहार किया, वो व्यवहार जनता को उस व्यवहार से ठेस लगी और उस व्यवहार के कारण जो हुआ वो आपके सामने आया। तो हमारे सामने और कार्यकर्ता क्या सोचते हैं प्रीति, क्योंकि आज नेताओं का दिन है, कार्यकर्ताओं का दिन है, सरकार की बात हो रही है, राजनीतिक दलों की बात हो रही है, तो कार्यकर्ताओं के सुनते हैं। आप लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, तो आप लोग भी कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी के साथ कांग्रेस साथ आए। मध्य प्रदेश में लाखों कार्यकर्ता आए के साथ, पूरे मध्य प्रदेश में आए, कोई एक जगह से नहीं, पूरे प्रदेश से आए और ग्वालियर सम्मेलन चलना तो लाखों कार्यकर्ता आए। क्या मांग करेंगे अपने नेता से मंत्री बनने के बाद? आप श्याम प्रकाश जी प्रदेश का क्या मांग करेंगे? ये अच्छा विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो। आप लोग की क्या मांग होगी, उम्मीदें क्या होंगी सिंधिया जी? हमारे चम्बल विकास का पर्याय है। महाराज साहब तो वैसे ही विकास का पर्याय है। हाँ। महाराज साहब को मंत्री पद मिलता है। बिल्कुल। तो कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं यही है कि मध्य प्रदेश का विकास हो, लेकिन सहयोगी और समर्थक यहाँ पहुंचे हैं, अपने नेता को आज मंत्री बनते देखेंगे। और कांग्रेस से जो बीजेपी में उनका आगमन हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा, उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगियों को उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्रिपरिषद में शामिल हो। प्रीति, एक और जानकारी देना चाहेंगे आपको, एक और जानकारी। अभी ये तो मुझे नहीं मालूम कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पे कोई आवास अलॉट हुआ है कि नहीं, लेकिन देखिए बहुत कोइंसिडेंस है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो पुराना आवास 27 सफदरजंग रोड था, जिसपे कई दशक तक वो खुद रहे थे, उनके परिवार के लोग रहे थे, वो खाली होगा, क्योंकि निशंक इस्तीफा दे चुके हैं जो मानव संसाधन शिक्षा मंत्री थे। और वो घर अगर खाली होता है तो देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वही 27 सफदरजंग रोड का आवास दोबारा से मिलता है कि नहीं, क्योंकि उनसे उनकी यादें बहुत जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही इन यादों को कितना असल में हम होते हुए देखते हैं, वो भी वक्त अब बहुत कम रह गया है। पशुपति पारस के घर से संदीप हमारे साथ सहयोगी बने हुए हैं। क्या खबर पशुपति पारस के घर से बाहर, संदीप? देखिए, घर के बाहर उतनी ज़्यादा जो है शोर शराबा या कार्यकर्ताओं का हजूम नहीं है जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर है। यहाँ पे लगभग पूरा माहौल जो है खाली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए हैं सुबह से, लेकिन जब से ये मंत्रिमंडल विस्तार की बात थी और उसके बाद कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से इस पूरी पार्टी के अंदर टूट हुई, चिराग अलग चले गए, पशुपति अलग चले गए, चिराग ने जो है इनके सांसदों को बाहर कर दिया, अब वो वहाँ पे आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पीएम मोदी का आशीर्वाद जो है वो पशुपति पारस को मिल गया है। इतना अब साफ हो गया है कि चिराग भले ही अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उस पार्टी को अपने नाम को करने का दम भर रहे हो, लेकिन सरकार ने इतना तो साफ कर दिया है कि जो रिकग्नाइजेशन दी जा रही है चेहरे की एलजेपी पार्टी की, वो पशुपति पारस गुट जो है उसी को दी गई है और यही वजह है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया है। लेकिन चिराग ने ये बात भी साफ कर दिया है कि अगर उनके कोटे से मंत्री बनाया जाता तो कोर्ट जाएंगे। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जब ये मुलाकात करके आ चुके हैं, प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो चुकी है, हालांकि हम लोगों ने पूछने की कोशिश की थी तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब आने वाले दिनों में ये मसला अदालत जा सकता है। चिराग जो है जिस तरीके की बात वो कह रहे हैं कि अगर उनके गोटे से मंत्रिमंडल में अगर किसी को जगह दी गई तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो कह सकते हैं कि अभी एलजेपी पर काबिज होना या कब्जा करने की जो अभी फिलहाल जो स्थिति है पार्टी की, सरकार की तरफ से वो चेहरा इन्होंने दिखा दिया है कि जो पशुपति पारस गुट है वही एलजेपी का चेहरा है। और ऐसे में अब चिराग की मुश्किलें भी जो है बढ़ सकती हैं। चिराग अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी पार्टी में उनकी जो जगह है वो उनको मिल सके, लेकिन चाचा और भतीजे के बीच की लड़ाई जो है हमारे साथ अब खास खुल गई है। मेहमान भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी। सबसे पहले गोपाल जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है इसमें कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर ध्यान दे रही है बीजेपी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वह है कि नए लोगों को, युवा लोगों को एक एवरेज एज कम हो सके, उस तरह की तरफ एक प्रयास जा रहा है। दूसरा, परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन तो हुआ ही है और उस जो संगठन की आवश्यकता हो उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी हो चुकी है और संगठन की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया। और आने वाले समय में जो इलेक्शन, बड़े स्टेट से इलेक्शन हो रहे हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखा
गया है, ऐसा समझ में साफ आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो एनडीए का कुनबा है उसमें कुछ लोग जो कहीं ना कहीं उस समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि समाज के जो कई वर्ग हैं, जैसे महिलाएं हैं और कई जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, उनको भी पूरी तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से हो, इस बारे में भी बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि वह चीजें ध्यान में रखते हुए यह पूरी प्रक्रिया चल रही है। एक यंग सभी समाज के वर्गों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन और जो कुछ कार्य की गवर्नेंस की आवश्यकता के लिए जो कुछ और राज्य की जनता को एक सम्मान के तौर पर मिला है और इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हम आज पूरे देश में जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और साथ में हमारी सरकार ने पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान बनाया है, एक नई साख दी है भारत को। तो जरूर हमारा नेतृत्व तो मोदी जी का ही है। और वहाँ पर उत्तराखंड में जो हम पिछली बार 57 सीट लेकर बहुत अच्छे विजयी रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि उससे भी बढ़कर इस समय हमको सीट से वहाँ मिलेंगी। हम दोबारा सेवा करने के लिए उत्तराखंड में अवश्य ही 2022 में बहुमत से आएंगे। 6 महीने का समय रह गया है पुनः चुनाव में, ऐसे में क्या परफॉर्म इतनी जल्दी कर पाना और अपने काम को वहाँ तक पहुँचा पाना आसान रहेगा? हाँ, हम कंटिन्यूएशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस समय सत्ता में आए थे 4.5 साल अभी तक हमको हो गया है, तो बाकी समय बचा हुआ है। तो ये समय काफ़ी है। जो काम हमने 4.5 साल में किए उनको आगे बढ़ाना और नए काम करना। आते ही हमारे जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, यंग हैं, बहुत जवान हैं, उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जो वहाँ की समस्याएं थी। जैसे हमारे अतिथि टीचर्स हैं, आपने देखा गेस्ट टीचर्स, आते ही उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे। कई पॉलिटेक्निक से निकाल दिए गए थे लेक्चरर्स, उनको अंदर लेने के लिए उन्होंने सीधे सीधे आदेश कर दिए हैं। पुलिस से संबंधित कुछ ग्रेड पे का चक्कर था, उसमें थोड़ी दिक्कत थी, तो उसके लिए कमेटी बना दी, तत्काल उसकी रिपोर्ट मांगी है। तो इस तरह से एक के बाद एक अच्छे काम हमारी सरकार आगे को बढ़ा रही है, वही कामों को जो पिछले हमारे नेतृत्व ने, चाहे वहाँ पर त्रिवेंद्र जी रहे हों या तीरथ जी रहे हों, उन्होंने किए हैं। तो लगातार हम जनहित के काम कर रहे हैं। काम के अलावा हमारे पास धवल नेतृत्व है राष्ट्र का, मोदी जी, तो उन पर पूरा देश नहीं विश्व आज विश्वास करने लगा है। आज के कैबिनेट एक्सपेंशन को चुनावी राज्यों में होने वाले जो चुनावी राज्य हैं उनको एक तरह से खुश करने की प्रक्रिया के तहत देखा जा रहा है कि वहाँ पर नहीं, अब ये तो कोई जो जिस तरह से देखते रहे, क्योंकि हमारा तो 3 साल बाकी है, अभी 2 साल अभी पूरे हुए हैं, तो 3 सालों में काम करने का मौका मिलेगा। सिर्फ वही राज्यों का नहीं, हर राज्य का नेतृत्व इस समय लगभग है केंद्र में, तो सभी राज्यों को इसका फायदा होता है और सभी लोग मोदी जी के सारे सिद्धांत। तो आप अजय भट्ट को सुन रहे थे, जो नैनीताल से सांसद है और जिनकी जानकारी है कि वो भी कैबिनेट में अब हिस्सेदारी अपने दिखाने वाले हैं, और साथ ही साथ एक लंबा चौड़ा उनका बीजेपी के साथ अनुभव रहा है। साथ ही कांग्रेस की सरकार के दरमियान वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। और ये एक अलग बात है कि वो नैनीताल जिले के रानीखेत विधानसभा सीट 2017 में हार गए थे, लेकिन फिलहाल उन्हें मोदी की इस कैबिनेट में जगह मिलने की लगातार जानकारियां आ रही हैं। उनका प्रतिनिधित्व कहा जा रहा है बढ़ सकता है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान एक और जुड़ गए हैं, संजय गुप्ता शिवसेना से जुड़ गए हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहती हूं। आपके नेता कह रहे हैं कि उन नेताओं को, उन सांसदों को प्रमोट किया जा रहा है, मंत्री पद दिया जा रहा है जो राहुल गांधी पर अटैक करते हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? बड़ा साफ है, आप तो देखती हैं कि बहुत सारे लोग ट्रोलिंग करते रहते हैं। जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो जो लोग ट्रोलिंग पे शुरू हो जाते हैं, शायद उनका ध्यान उनके ऊपर, प्रधानमंत्री जी का ध्यान गया होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? मेरा सवाल है, क्या फर्क पड़ता है? आप अगर एक्सपेंशन कर भी देंगे तो इससे लोगों का क्या भला होने वाला है? इससे लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए जो लोग कांग्रेस में रह के जिनके ऊपर प्रहार किए जाते थे उनको भी आप मंत्री बना रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि एक मंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं है, केंद्रीय मंत्री की, वो अपना पीएस अपने आप रख सके। तो इतनी बड़ी जंबो कैबिनेट करके लोगों का क्या भला होने वाला है? मेरा सिर्फ ये कहना है
हैं। तो इस पे मुझसे आप क्या पूछ रहे हैं? आप तो खुद जानते हैं, ये आकलन तो आपको खुद दिखना चाहिए। अनुमा आचार्य जी, आपको फर्क पड़ता है पंजाब में जो कुछ इस वक्त हो रहा है? प्रीति जी, एक बड़ी कमाल की बात है। एक समय ऐसा होता था कि जिस समय हम देखते थे कि मीडिया जो था वो हमेशा विपक्ष के साथ होता था, हमने ये देखा है होते हुए। और जब इस वक्त क्या होता है कि जहां पर विपक्ष का जरा सा भी हमें कुछ मसला दिखता है तो उसके ऊपर हम लिखने लग जाते हैं, भाषा भी खराब हो जाती है। और जब भी हम सत्ता पक्ष के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में लिखते हैं, या तो हम लिखते ही नहीं है या तो हम बताते ही नहीं है उनके यहाँ क्या अंदर में चल रहा है। तो हमें ये एक चीज चटखारे लेना छोड़ना पड़ेगा कि विपक्ष में कांग्रेस, पंजाब में क्या हो रहा है, सत्ता किसकी है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि चटकारे लेना बंद होना चाहिए। किसी भी अगर सत्ताधारी पार्टी का ये संवैधानिक अधिकार है कि वो कैबिनेट रिशफल कर सकता है। और 2019 के बाद जो पेंडेमिक, एक मिनट रुकिए, वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता तो शायद ये रिशफल होता ही नहीं। संजय गुप्ता शिवसेना से मेरे साथ जुड़े हैं। संजय गुप्ता जी, आपका रिएक्शन कैबिनेट रिशफल पर, जैसा अनुमा आचार्य जी कह रही हैं कि क्या फर्क पड़ता है, जो भी कुछ आप ले आइए, वन मैन शो है यहाँ पर, क्या आप भी इसी थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं? वैसे मैं एक बात से तो सहमति जताऊंगा कि आज जिस तरह से हमारे देश का पीएमओ कार्य करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जिस तरह से कार्य करता है, मेरे को लगता है कि हमारे देश के और जितने भी मंत्रालय हैं उतने अच्छे तरीके से दूसरे मंत्रालय कार्य नहीं करते। लेकिन मैं पीएमओ कार्यालय की प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जिस तरह से पीएमओ कार्यालय कर रहा है, मेरे ख्याल से दुनिया के किसी और देश में शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस तरह से कार्य ना करता हो। इस कोरोना काल में भी मैं इस बात की प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कोरोना पर अपना कंट्रोल किया है, मैं इसकी भी प्रशंसा करना चाहूंगा, जिसको हम हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने भी हमारे देश की तारीफ की। और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जिस तरह से कोरोना वैक्सीन बनाई उसको दुनिया ने माना। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश की सरकार ने कुछ किया नहीं है और हमारे देश की सरकार कुछ करती नहीं है या प्राइम मिनिस्टर कार्यालय काम करता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय बहुत अच्छे से काम करता है। मगर मैं इस बात से ही सहमति रखता हूं कि जो दूसरे मंत्रालय हैं, जो दूसरे मंत्री हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं है। और अभी जो ये लोग अभी फिलहाल जो मंत्रालय का विस्तार हो रहा है, इसमें कौन कितना इफेक्टिव रहेगा आगे चलकर, कोई नए चेहरे जो आ रहे हैं, ये तो आगे समय बताएगा। अभी इसके विषय में संजय जी, जहां तक आप कह रहे हैं कि कुछ मंत्रालय इफेक्टिव नहीं है, तो आपकी जानकारी में भी होगा, मैं भी यहाँ पर अपनी बात को जोड़ देती हूँ उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि कुछ मिनिस्टर्स की छुट्टी भी हो रही है। तो ये आप समझ लीजिए कि पूरे तरह से उन रिपोर्ट कार्ड को समझा गया है और ये समझकर उन मंत्रियों की छुट्टी भी करने की तैयारी है, जिसमें लंबी लिस्ट है, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक, जैसा कि आप जानते हैं उनका पहले ही, राम साहब दानवे है, सदानंद गौड़ा है, संतोष गंगवार है, तमाम वो ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी छुट्टी किए जाने की जानकारियां आ रही हैं, जिन पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। कुछ के इस्तीफे हो गए, कुछ के होने हैं। यतेंद्र हमारे साथ पीएमओ से जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, क्या खबर आ रही है पीएमओ से? देखिए, खबर यही है कि कई मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है, जिसमें बड़ा नाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का भी सामने आ चुका है। उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको इस्तीफा देने का निर्देश दिया था, क्योंकि माना यह जा रहा है, हालांकि आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जहां दूसरी लहर जो कोरोना की आई थी, उसके बाद जो अपोजिशन के निशाने पर स्वास्थ्य मंत्रालय रहा, चाहे वो वैक्सीनेशन की धीमी गति को लेकर हो या ऑक्सीजन की कमी को लेकर हो, शायद उसकी वजह से डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा ले लिया गया, क्योंकि वो काफ़ी किरकिरी उस समय सरकार की हुई थी और अपोजिशन ने काफ़ी जमकर निशाना साधा था। तो उसका नतीजा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा, इसके अलावा एक और केंद्रीय मंत्री जो उड़ीसा से है, प्रताप सारंगी, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया। उससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत को का इस्तीफा कराकर उन्हें राज्यपाल कर्नाटक का नियुक्त कर दिया गया। और भी चाहे संतोष गंगवार हो या देवश्री चौधरी हो, इन सब का इस्तीफा ले लिया गया है। और बताया अभी तक यही गया है कि इनको संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आने वाले कई राज्यों में चुनाव हैं और उनसे संबंधित नेताओं को संगठन के कामों से जोड़ा जाएगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वही है कि मोदी सरकार चाहती है कि जो मंत्रिमंडल का चेहरा हो, वो जो 2024 की जो तैयारी है उसमें जनता के सामने एक निष्पक्ष चेहरा, युवा और अनुभवी, उन सबका तालमेल हो और
ज़्यादा से बड़ी रफ्तार, तेजी की रफ्तार के साथ वो जनता के साथ काम कर सकें और इस तरह का एक मैसेज जा सके, इसको लेकर ये पूरी कवायद की गई है। और शायद ये मिला जुला रूप जब मोदी सरकार का आज आधिकारिक तौर पर जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद सामने आएगा तब देखा जाएगा। जी। और मैं गोपाल जी का दोबारा रुख करना चाहती हूँ। गोपाल जी, अनुमा जी ने जो बात कही है उस बात का उत्तर देना बहुत जरूरी हो जाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब हम कैबिनेट रिशफल की टाइमिंग का 3 घंटे बाद इंतजार कर रहे हैं, बस 3 घंटे और रह गए हैं। वो ये कह रही हैं कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वन मैन शो है बीजेपी में, सरकार आप चला जरूर रहे हैं लेकिन मंत्रालयों में जिम्मेदारी जो मंत्रियों की होनी चाहिए वो नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब 1 महीने से पूरी प्रक्रिया चल रही है, एक मिनिस्टर के साथ प्रधानमंत्री ने खुद इवेल्युएट किया है परफॉर्मेंस का, उनका डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष और पार्टी संगठन मंत्री के साथ डिटेल में सारा डिस्कशन हो रहा है और उसके बाद जो गृह मंत्री जी और वरिष्ठ मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से कई घंटे, 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की मीटिंग्स करके पूरा डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग, मिनिस्ट्री की फंक्शनिंग को देखने के बाद, इतना बड़ी प्रक्रिया के बाद जब ये कैबिनेट का रिशफल हो रहा है, उसके बाद अगर इन्हें अनुप्रिया जी इनको दिखता नहीं है अनुमा जी को, तो फिर इसका समझ यही आता है कि यह एक अपने दुराग्रह से प्रेरित है। समाज में, देश में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, वह तो ये इन्हें कुछ दिख नहीं रहा। अपने प्रदेशों में इनकी सरकारें क्या कर रही हैं, रोज सिर फटोवल होते रहते हैं इनके आपस में। एक छोटे छोटे से प्रदेश कांग्रेस के लोग चला नहीं पाते, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा, खींचतान, भ्रष्टाचार, नॉन गवर्नेंस, वो सब दिखता नहीं। और राहुल गांधी एक सवेरे ट्वीट कर देते हैं, 2-4 दिन बाद कोई सोशल मीडिया में कोई बयान दे देते हैं। वहां तक इनकी राजनीति सीमित है। उनको क्या समझ आएगा कि नहीं। देश कैसे चलता है? गोपाल जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये लगातार कहा जाता रहा है कि पीएमओ की एक नजर जो है वो तमाम विभागों पर रहती है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो जानकारी है वो 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या इन मंत्रियों में से कुछ को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी मंत्रालयों की, या फिर उन्हें सिर्फ संगठन तक ही सीमित कर दिया जाएगा? देखिए, यह तो प्रधानमंत्री का औचित्य, उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैंने जब शुरू में भी कहा था कि जब भी यह पूरा जो कैबिनेट का रिशफल, रीजिग होता है या पुनर्गठन होता है, तो इसमें पार्टी की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी का संगठन इतना बड़ा हो गया है, इतना व्यापक हो गया है कि पार्टी के अंदर भी कई तरह की आवश्यकताओं और टैलेंट की और व्यक्तियों की जरूरत है, एक्सपीरियंस की, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की, तो वह भी पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है। कोई रीचेंज हमारे यहाँ पे स्वाभाविक भी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। पार्टी से कुछ लोग गवर्नमेंट में जाएंगे, गवर्नमेंट से कुछ लोग पार्टी में आएंगे, कुछ लोग स्टेट के इलेक्शन में लगेंगे, उनका वो भी महत्व है। कई महत्वपूर्ण स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं और गवर्नेंस की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी टैलेंट की भी आवश्यकता होती है, कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड की। तो इन सारे को ध्यान में रख के इतनी बड़ी ये प्रक्रिया हुई है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई है, और वही प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रक्रिया प्रणाली है कि वह पूरी डेप्थ में खुद जाते हैं। जी, और प्रधानमंत्री अनुमा जी, आपको इस रिशफल का महत्व क्यों नहीं लग रहा है? आपको इसमें वजन क्यों नहीं लग रहा है? जब 10 मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं, कुछ के शायद और भी हो जाएंगे, आपको क्यों भरोसा नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में जो विस्तार होगा ये देश के विकास के लिए और लोगों के भले में होगा? जी, आपके इस चैनल की मैं काफ़ी प्रशंसक हूँ, क्योंकि आपके साथ तो पहली बार हूँ, लेकिन कुछ लोगों के साथ जब मैं आई हूँ तो मैंने उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष पाया है। तो मैं चाहती हूँ इस सवाल में आप मेरे साथ जुड़ के सत्ता पक्ष से ये पूछें कि क्यों उनको प्रतिभाओं की कदर नहीं है। जिन लोगों को वो ही लेकर आए थे इस जगह पर, जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले लें तो हम उर्जित पटेल का एग्जाम्पल ले लें, अरविंद सुब्रमण्यम का ले लें, अरविंद पानागढ़िया का ले लें, हम अगर एग्जाम्पल ले लें विरल आचार्य जी का ले लें, इन सभी को ये सरकार लाई थी, लेकिन चूंकि वो अपनी नहीं चला सकते का मतलब वो अपने जो उनकी स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से सलाह नहीं दे पाते, तो उनको हटना पड़ा। अभी रिसेंटली हमने देखा कि वायरोलॉजी के जो इंस्टीट्यूट के जो वायरोलॉजी का जो इनका टास्क फोर्स के जो हेड थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। तो मैं चाहूंगी आप मेरे साथ जुड़ के ये सवाल खुद पूछें सत्ता से कि क्यों उनको प्रतिभाओं की कोई परवाह नहीं है। अब जो ये मंत्री आए हैं, आप विश्वास रखिएगा,
सभी मंत्रियों के रहते हुए भी प्रधानमंत्री जी ही बच्चों को संबोधित करते थे, प्रधानमंत्री ही डीएम को संबोधित करते थे। तो प्रधानमंत्री जी का केवल सेंट्रलाइजेशन पर भरोसा है। नाम कोई भी हो, नाम ए हो सकता है, बी हो सकता है, जेड हो सकता है, पर प्रतिभाओं की परख नहीं है। ये केवल तुष्टीकरण है जिससे लोगों का फायदा नहीं होने वाला। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, और इसमें मेरा कुछ नहीं है। आपने खुद देखा शिवसेना के प्रवक्ता जब शुरू के 2 मिनट जब वो बोलते रहे तो मैं सोची वो सटायर कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे थे पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उन्होंने कभी मंत्रालय की बात नहीं की, तो मंत्रालयों ने काम नहीं किया, वही तो कह रही हूँ मैं। जी गोपाल जी जवाब दीजिए। कि जब प्रधानमंत्री काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ओवरसाइट रखते हैं, प्रधानमंत्री का ये जिम्मेदारी है, हमारे संविधान ने दिया है कि प्रधानमंत्री इज द फर्स्ट पर्सन इन द कैबिनेट, जो कि पूरे गवर्नेंस की जिम्मेदारी उनके पास है। तो वह पूरी तरह से वॉच रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, कार्य में डायरेक्शन देते हैं, दिशा देते हैं, संगठन को भी देते हैं, हमारे लीडर हैं। अब ये कांग्रेस की समस्या क्या है कि इन्हें मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री की आदत पड़ गई है, जो नतमस्तक थे 10 जनपद पे, दौड़ दौड़ के फाइलें लेके बाहर खड़े रहते थे, और जब सोनिया जी की नजर घूमती थी उनकी तरफ तब वो डिसीजन लेते थे। और राहुल गांधी जैसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने लोग खड़े कर रखे हैं जो पब्लिकली कैबिनेट से पास हुए ऑर्डिनेंस को ठीक है, फाड़ उनको पूरा करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। हाँ। ये इस तरह की इनकी आदत पड़ गई, इनको गवर्नेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये लेकिन गोपाल जी सवाल इसलिए कि अगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा होता है तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि महामारी में जो तस्वीर आनी चाहिए थी सामने नीति निर्देशों के पालन के दरमियान या फिर नीति निर्धारण में, वो कर पाने में नाकाम हुए? इस बात का भी विपक्ष सवाल आपसे पूछ रहा है और जवाब चाहता है, लेकिन उससे पहले आप जवाब दीजिए। 1 मिनट, अनुमाचार्य जी कुछ कहना चाह रही है, उसी के साथ दोबारा कर दीजिएगा। 2 चीजें कहना चाहती हूँ। इस सरकार को वाकई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मंत्री किसी भी मंत्री के बारे में वक्तव्य देता रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस रिशफल के बाद ये बात ठीक होगी। दूसरी चीज, इन्होंने मनमोहन सिंह जी की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर 2 तरह की चीजें थी। एक तो मनमोहन सिंह जी जिस रास्ते पर चल रहे थे वो एक तो ओपन इकोनॉमी का रास्ता था और बहुत अच्छा रास्ता था, उससे देश की प्रगति हो रही थी। दूसरी तरफ सोनिया गांधी जी के पास में चेयरमैनशिप थी उसकी, जिसके अंदर वेलफेयर स्टेट का जो काम होना चाहिए इस देश का, यानी कि एक बराबरी का बैलेंस, जिसमें वेलफेयर स्टेट जो कि आज हम नहीं बचे हैं, जिसमें वेलफेयर स्टेट का हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हर चीज में तकलीफ होती है वेलफेयर स्टेट का काम करते समय। तो जो प्रशासन की समझ उस समय थी वो अब नहीं है। इसलिए मैं दोबारा बोलूंगी कि गवर्नेंस की अगर समझ होती तो आप खुद देख लीजिए, रक्षा मंत्री के बयान, विदेश मंत्री के बयान, वित्त मंत्री का बयान, स्वास्थ्य मंत्री, कोई भी किसी का बयान देता है तो इसे नहीं कहते हैं गवर्नेंस, इसे कहते हैं हॉच पॉच। और ए.के. वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, ए.के. वाजपेयी जी को मैं इस चर्चा में आगे जोड़ना चाहती हूँ। ए.के. वाजपेयी जी, आप लोगों की तो ये हालत हो गई है, ना माया मिली ना राम। नहीं, जी राजनीति में ना माया है ना राम है, दोनों है। राम देखिए आज की राजनीति में दोनों है। ना राम है ना माया है। राम की पूजा हनुमान करता है, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। तो हनुमान को राम कहाँ मिले, बताइए कहाँ मिले? तो रहेंगे, अरे राम नहीं हट सकते, राम और हनुमान का संबंध कभी नहीं बिछड़ सकता। वानर सेना तो पहुंच गया है, वानर सेना की तो नुमाइंदगी हो गई है। अरे सुनो ना, मैं जवाब देता हूँ ना, जी जवाब तो देने दो। होता यह है कि जब राजनीतिक पार्टियां फैसले लेती हैं तो वो राजनीतिक तरीके से लेती हैं, लेकिन यहाँ एक और मैसेज बड़ा क्लियर जा रहा है कि गठबंधन धर्म की सीमाओं को, मर्यादाओं को क्या लांघा गया है, क्या उसका उल्लंघन किया गया है, क्या ये मैसेज नहीं जा रहा? अगर मान लो हमारे परिवार की वजह से लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में अगर मजबूती से सारा का सारा पार्टी का स्ट्रक्चर 95% अगर हमारे खड़ा हुआ है और स्पीकर के फैसले का, जो स्पीकर ने खुद मैटर को पेंडिंग रखा हुआ है कि जाने अनजाने में इस मामले को हम दोबारा से रिवाइज करा सकते हैं, कौन पार्टी का लीडर होगा लोकसभा में, बिकॉज लीडर बनाने का अधिकार पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को होता है। तो जब फैसला पेंडिंग है, पार्टी पे किसी ने क्लेम नहीं किया, तो पार्टी के निष्कासित सांसद को आप कैबिनेट में लेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? मतलब
इस सरकार के एनडीए की अलायंस को साथ रखने की क्या काबिलियत है, क्या मर्यादाएं और सीमाओं का उल्लंघन हुआ, ये तो जनता देखेगी और भी राजनीतिक दल देखेंगे। परफॉर्मेंस का सवाल नहीं है। लेकिन वाजपेयी जी, मर्यादा क्या है उसे तय करने के लिए आप लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं। आपकी इन बातों पर संजय गुप्ता साहब मुस्कुरा रहे थे, उनसे भी जाऊं, सुनिए तो सही, सुन तो रहे। हाँ, वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। कुछ और लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स देख ले। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता कौशल किशोर ने क्या कहा है, आइए सुनिए। बुलाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने सबको बधाई दी और कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी का पारदर्शिता से, ईमानदारी से निर्वहन करना है और जो जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना है। संजय गुप्ता जी, मैं बिना किसी रोक टोक के सीधे आपके पास आना चाहूंगी। उस मुस्कुराहट के पीछे वो शब्द क्या थे जो व्यूअर्स सुन नहीं पाए? मैं एक्चुअली जिस तरह से इन्होंने कहा, मैं नहीं जानता किस पार्टी से हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमति रखता हूं कि हमारे देश की राजनीति में राम है, बिल्कुल है। और एक कहावत है कि जिन लोगों को राम नाम कड़वा लगे, मीठा लगे दाम, ऐसे लोग दुविधा में रहते हैं, न राम न माया मिलती है उन्हें, न राम। वाजपेयी साहब इसको क्या कह रहे हैं? जलेबी क्यों बना रहे हैं? साथ कहिए ना। जलेबी नहीं बना रहा हूँ मैं, सीधा सीधा स्पष्ट कह रहा हूँ। राम हमारी आस्था का सबसे बड़े प्रतीक है। हमारे देश की राजनीति में राम थे, राम हैं और हमेशा रहेंगे। और वो कोई भी हो, मैं नहीं जानता आप किस पार्टी से, वो लोग जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा। संजय जी, एक मिनट, ये ठीक नहीं लगता कि आप जानते भी नहीं है और हमारे पैनल में लोग बैठे हुए हैं। ए.के. वाजपेयी साहब एलजेपी के वरिष्ठ नेता है, ज्यादातर डिबेट्स में वो हमारे साथ शामिल होते रहे हैं, आप भी शामिल होते रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये परिचय करा देना जरूरी है। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज की बिग पिक्चर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने मुलाकात की है उन चेहरों से जो इस बार विस्तार में चेहरे अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। पीएम मोदी की ड्रीम टीम की एक बड़ी लार्ज पिक्चर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण तस्वीर आज शाम 6 बजे और क्लियर हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी। वो चेहरे, उनको मिलने वाली जिम्मेदारियां क्या होने वाली है। फर्स्ट इमेज ऑफ पीएम मीटिंग्स जो आ रही है वो इस वक्त आपके सामने है। ब्रेकिंग पिक्चर ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं इसको। पीएम की ड्रीम टीम के वो चेहरे इस वक्त आप एक बड़े फ्रेम से देख रहे हैं, वाइड एंगल से ये पिक्चर आप देख रहे हैं, जिसमें अब धीरे धीरे जो समय बीत रहा है उसके साथ ही साथ ये तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट साफ होती जाएगी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि आज जो ड्रीम टीम है उसमें कई नाम शामिल हो रहे हैं और जो पुराने चेहरे थे मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी हो रही है, जिसमें ये जानकारी है कि जो पुराने मंत्री थे उनमें से 10 का इस्तीफा हो चुका है। ये तस्वीर इस वक्त बेहद अहम है क्योंकि आज की ये तस्वीर ही सब कुछ तय करने जा रही है। अभी तक जो मंत्रियों की स्ट्रेंथ थी वो 53 थी, अब कहा जा रहा है कि 80 से ज्यादा वो स्ट्रेंथ होगी। उनमें ये जानकारी कि 11 मंत्रियों ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 के व्यूअर्स के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ लीजिए कि आज होने वाले जो कैबिनेट मंत्रिमंडल जो विस्तार होने वाला है उसमें ये तस्वीर बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने जा रही है। नए टीम में कितने चेहरे होंगे, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, उसकी बिग पिक्चर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी उन्हें बात करते हुए, उनसे लगातार अपनी बातों को रखते हुए। लेकिन एक बात आपको याद होगा, प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 19 तक अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री ने हर बार जब भी उनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है तब उन्होंने हर वक्त ये कहा है कि आप लोग संयमित होकर अपनी भाषा का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि मीडिया से उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया बीते वर्षों में कि किस तरह से मंत्रियों ने बयान दिया और उसको फिर तूल दिया गया और फिर कई बार उन मंत्रियों के साथ साथ सरकार की भी फजीहत हुई। और ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर से उन चेहरों से मुखातिब होते हुए, वो चेहरे जो आने वाले कैबिनेट में जगह बनाने वाले हैं। गोपाल जी, ये बड़ी पिक्चर आज लगभग 2.25 घंटे बाद और ज्यादा साफ होने जा रही है। देखिए, साफ तो शाम को पूरी तरह से हो जाएगी पिक्चर, लेकिन जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, इतने दिमाग लग के, इतने मेहनत से जब काम होता है तो उसका परिणाम अच्छा होता है। कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव निकाल के लोग लेके आएंगे, हर चीज में कुछ अच्छाई बुराई, कभी कभी किसी जबरदस्ती ढूंढना है, अगर काला चश्मा लगा के किसी को देखना है तो वह देख सकते हैं। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में, देश के हित में, संगठन के हित में, गवर्नेंस के हित में,
और आने वाले समय के लिए जो पूरी तरह से स्ट्रेंथन करना है आइडियोलॉजी को, विचारधारा को, संगठन को, उसका पूरा प्रक्रिया के अनुसार यह पूरी सोच समझ के यह डिसीजन लिया जा रहा है। तो इसमें कुछ कमी छोटी छोटी बातें निकाल सकता है कोई, लेकिन वह भी बैलेंसिंग एक्ट में सब समीकरणों के अनुसार सरकार और प्रधानमंत्री उसका निर्णय लेते हैं। जी तो और हर जी चीज जी में गोपाल कुछ जी इन तस्वीरों के बारे में जो चेहरे हैं जिनके नामों को लेकर देखिए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, साथ ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी नजर आ रहे हैं, पशुपति पारस, नारायण राणे भी बैठक में मौजूद हैं जो इस तस्वीर में दिख रहा है। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम ने बात की है और उसी की पहली तस्वीर सामने आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल भी बैठक में मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी भी बैठक में मौजूद है। अनुराग ठाकुर को प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो वो चेहरे जो आज मंत्रिमंडल विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी दर्ज करवाने वाले हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की ये बातचीत, संभावित मंत्रियों से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने अपनी बात को रखा है। गृह मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये तस्वीर आज के दिन की सबसे पहली और सबसे जरूरी तस्वीर है इस वक्त जो आप अभी न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। आज की बैठक की ये तस्वीर संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उनसे खड़े होकर बात करते हुए, साथ ही इस तस्वीर के मायने ये है कि 2019 के बाद पहला मौका है जब कैबिनेट रीशफल हो रहा है। इसका सीधा अर्थ ये कि पेंडेमिक का जो दौर हमने देखा उस दरमियान ये मुमकिन नहीं हो पाया और लगभग 2.25 घंटे का भी वक्त अब कम है और ये कहा जा रहा है कि 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 7 मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि 11 मंत्रियों के अभी तक इस्तीफे हो चुके हैं। अनुराग ठाकुर का प्रमोशन होगा, वो इस बैठक में मौजूद है। जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन होने की जानकारी है, वो भी इस बैठक में मौजूद है। पुरुषोत्तम रूपाला का भी कद बढ़ाया जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो संभावित चेहरे आने वाले दिनों में मंत्री पद के तौर पर सामने आएंगे, मंत्रियों के तौर पर सामने आएंगे, जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होंगे, उनकी ये तस्वीर आज पहली आपको दिख रही है। पहली कतार में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जब आने वाली जो सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी तो उनकी जो जिम्मेदारी होगी वो इन्हीं चेहरों के ऊपर होगी। मोदी सरकार 2.0 की जिम्मेदारी से जुड़ी हुई ये पहली और महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। जानकारी आ रही है कि ये संभावित मंत्री हैं जिनकी पहली तस्वीर, जिनके साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। संभावित मंत्रियों के साथ बात की है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल बैठक में मौजूद है, साथ ही अनुराग ठाकुर, जी किशन रेड्डी, जिनकी भूमिका, जिनका कद बढ़ाया गया है, वो भी शामिल हुए हैं। पशुपति पारस की भी इस मौजूदगी है बैठक में, साथ ही नारायण राणे भी, निश्चित प्रमाणिक और कौशल किशोर भी बैठक में मौजूद हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम लौटेंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और न्यूज़ 18 की निगाह लगातार इस बड़े खबर पर बरकरार है। अपने हिमाचल